हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडोविजन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने एक बार फिर से लेखपाल की 7,994 पद की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 15 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है। अब अगर हम लोगों को एक पद चाहिए तो हम लोगों को कंप्यूटर को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है, जब भी कोई नया एग्जाम हो रहा है तो उसके साथ साथ वो अपने पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं और क्वेश्चन को बहुत डीप में बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्यूटर को सीखना है और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्यूटर को जानना है, सारी चीजें करनी है, तो हम लोगों को कंप्यूटर को बहुत डीप में और बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इसी लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आप सबके लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बाकी आज की जो हमारी क्लास है, यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को जानने वाले हैं। यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी जनरेशंस क्या थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी हम लोगों को बताना है ये 5 ऑप्शंस में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए, पहला विकल्प जो है वो है, कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। दूसरा विकल्प जो है वो, कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। थर्ड विकल्प जो है, कंप्यूटर साक्षर वही व्यक्ति होता है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं में दक्ष हो। चौथा विकल्प जो है हमारा वो है, कंप्यूटर मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। पांचवा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पांचवा विकल्प जो है वो इनमें से कोई नहीं का होता है। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना पहला विकल्प देखते हैं। इसमें कहा गया है, कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो अब इस विकल्प का क्या मतलब हुआ, हम लोग इसे देखते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा जो है इसको सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो देखिए, इसका क्या मतलब हुआ। तो कंप्यूटर क्या करता है, चलिए हम लोग नए पेज से समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए क्या है कि कंप्यूटर जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर जो है उसकी कार्य पद्धति क्या होती है कि वो एक आईपीओ प्रोसेस के आधार पर कार्य करता है। किस तरह से, जैसे आप देखेंगे आई, यानी हम लोग कंप्यूटर को जैसे ही कोई इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, यानी सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद हम लोगों को आउटपुट जो है वो मिल जाता है। यही एक चीज है। अब इसमें इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, तो इनपुट में हम लोग कोई भी डाटा देते हैं। तो यही कहा गया है कि कंप्यूटर क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किस तरह से हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे इनपुट में हम लोगों ने कोई भी मान लेते हैं कि दिया है, जैसे हमने कहा 2+2 कितना होता है, तो इसने क्या, सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया और हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट 4। तो अब क्या हुआ, 2+2 जो है ये क्या है, ये है डाटा, यानी रॉ डाटा जो होता है वो हम लोग कहते हैं कच्चे तथ्य जो है। और 4 यहाँ पर जो हम लोगों को मिला, ये क्या हो गया, ये हो गया इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप लोग समझ गए हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, वो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब आप जानते हैं कि सारी प्रोसेस जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रही है। तो अब क्या है, जब ये डाटा प्रोसेसिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कह देते हैं, यानी ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो आप लोग ये तो समझ गए कि पहला हमारा विकल्प जो है वो ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है, कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, ये क्या होता है, फिर हम लोग आगे इसका देखते हैं। तो देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है आईपीओ प्रोसेस पर, यानी हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और हम लोगों को आउटपुट मिल जाता है। अब क्या है, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस होकर आउटपुट मिलने में इसके बीच जो भी समय लगता है, या इस कार्य में जो भी समय लगता है, उसको ही हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। तो हमारे विकल्प जो उसमें भी यही कहा गया था। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया था, कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। यानी कार्य क्या हुआ, हम लोगों ने जो रॉ डाटा दिया उसके बाद जो हम लोगों को आउटपुट मिला, उसको मिलने में जितना भी टाइम लगा उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहा जाता है। तो हमारे दोनों विकल्प ठीक हो गए। अब देखिए तीसरा क्या है, कंप्यूटर साक्षर वही व्यक्ति होता है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं में दक्ष हो, यानी ये गलत है।
जैसे आप लोग जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग भाषाओं में दक्ष हों तभी हम लोग कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। कंप्यूटर साक्षर वह व्यक्ति कहा जाता है जो अपनी आवश्यक यानी जरूरत के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको चलाना जानता हो। जैसे है कि किसी को अपना कोई भी ब्राउजिंग वगैरह करनी है वो कर सकता है, या अपने हिसाब से जो भी छोटे मोटे काम होते हैं अगर वो करना जानता है तो फिर वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। प्रोग्रामिंग क्या हो जाता है, ये एक अपनी अदर स्किल्स है। अगर आप लोगों को एक अदर स्किल्स डेवलप करनी है तब आप लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो ये आप समझ गए, ये कथन जो है वो गलत हो गया। अब चौथा क्या है, कंप्यूटर मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अब ये क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं कंप्यूटर जो है वो अपने आप से कोई भी काम नहीं करता है। हम लोग जैसा भी इसको इनपुट देते हैं ये उसी हिसाब से हम लोगों को आउटपुट जो है वो दे देता है। यानी अगर कंप्यूटर को हम लोगों ने बोला 2+3 कितना होता है तो ये आउटपुट में हम लोगों को 5 देगा। ऐसा नहीं है 2 × 3 करके दे देगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कंप्यूटर मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। यानी हम लोग जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसी हिसाब से काम करता है। अगर हम लोग सही इनपुट देंगे तो हम लोगों को सही आउटपुट मिलेगा, और अगर हम लोग कोई भी गलत इनपुट दे देते हैं तो कंप्यूटर उसी इनपुट के हिसाब से हम लोगों को आउटपुट जो है वो दे देता है। तो आगे देखते हैं, हमारा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका क्या था, थर्ड, ए कंप्यूटर लिटरेट पर्सन मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या था, गलत था, तो इसीलिए सही हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी इस बार हम लोगों को बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन कौन सा है, डिफरेंस इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम चार्ल्स बेबेज ने लिखा। सेकंड ऑप्शन जो है वो एनालिटिकल इंजन का डिजाइन 1822 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। थर्ड है एडा लवलेस को एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखने का श्रेय दिया जाता है। चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो है एडा लवलेस को पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की प्रोग्रामर माना जाता है। और पांचवा जो है वो इनमें से कोई नहीं है। यानी अब हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो अब हम लोग एक एक करके सभी विकल्प को देखते हैं। तो पहला विकल्प है उसमें कहा गया है कि डिफरेंस इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम जो है वो चार्ल्स बेबेज ने लिखा। तो हम लोग इसको समझते हैं नए पेज से। अब सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस इंजन को समझते हैं। अब देखिए डिफरेंस इंजन जो है वो क्यों बनाया गया। अगर हम लोग इस चीज को समझेंगे तो आगे की चीजें भी हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो देखिए क्या था, चार्ल्स बेबेज जो थे वो पढ़ाई जब कर रहे थे तो उनको क्या था, मैथमेटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे लॉग हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था, बहुत सारे एरर्स भी हो जा रहे थे। सेम उसी टाइम पर इसी तरह की प्रॉब्लम्स बाकी लोगों को भी थी। तो चार्ल्स बेबेज ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी मशीन डिजाइन करें जिससे सारे काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाए। यानी जो अभी इन काम को करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो उस समय की बचत हो जाए, और जो भी अभी इस टाइम पर एरर्स हो रहे हैं इनको करने में तो वो एरर्स भी ना हो। तो यहीं से इनको प्रेरणा मिली थी डिफरेंस इंजन बनाने की। तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने लगभग 1822 के आसपास डिफरेंस इंजन जो था इसको बनाने की शुरुआत की थी। या क्या डिफरेंस इंजन जो था वो 1822 में बना था। तो देखिए यहाँ पर क्या था 1822। तो यानी क्या था 1822 का जो आसपास का टाइम था यहीं पर डिफरेंस इंजन जो है बन गया। इन्होंने क्या था कि जब इन्होंने इस मॉडल जो था अपना इसको सरकार के सामने रखा तो सरकार ने इनको एक फंडिंग दी थी कि ठीक है आप इस इंजन पर काम कीजिए। लेकिन क्या था लगभग 1833 आते आते यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने जिस तरह से अपने मॉडल को प्रस्तुत किया था, जिस तरह की इन्होंने बोला था कि ठीक है इस तरह का इंजन बनाएंगे, वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा। तो 1833 के आसपास गवर्नमेंट ने इनको फंडिंग बंद कर दी। लेकिन क्या था 1833 के ही आसपास जब इनकी फंडिंग बंद हुई उसी टाइम पर इनके दिमाग में और एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक इंजन जो है वो इससे भी बड़ा इंजन बनाए। जैसे इसमें क्या था कि भाप से चलने वाला इंजन था डिफरेंस इंजन, इन्होंने जो रखा था। ठीक है, तो ये जो क्या था कि भाप से चलने वाला इंजन था। सेम उसी टाइम पर 1833 का जब टाइम था तब इन्होंने सोचा ठीक है हम इससे भी बड़ा एक इंजन बनाते हैं, मतलब जो है, और वो इस तरह का इंजन बनाते हैं जो खुद से भी मतलब प्रोसेस कर सके चीजों को। यानी जो है जो आईपीओ प्रोसेस की अभी हम लोगों ने जिसकी बात की थी, तो इसकी जो आधारशिला है वो यहीं से शुरू होती है। इनके दिमाग में जो थॉट आया था वो यहीं से आया था, और इन्होंने क्या था फिर एनालिटिकल इंजन पर काम किया था। और 1837 के आसपास इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो था
यानी 1837 के आसपास इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो है वो उसको बना लिया था। तो अब ये 3 डेट आपको समझ आ गई। एक तो थी 1822, यानी यहाँ पर क्या था, इन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाया था। फिर आती है 1833, यहाँ पर क्या था कि इनके दिमाग में थॉट आया था एनालिटिकल इंजन बनाते हैं इस तरह से। तो इन्होंने 1833 से शुरू किया था इंजन बनाना, और 1837 जो है इसमें बनकर कंप्लीट हो गया था। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद एक चीज और थी, जैसे कि क्या था, एनालिटिकल इंजन जो है इसके लिए प्रोग्रामिंग किसने की थी, या हम लोग कहें एनालिटिकल इंजन जो है इसके लिए एल्गोरिदम किसने बनाए थे। तो वो एल्गोरिदम किसने बनाए थे, एडा लवलेस ने। अब देखिए क्या था कि जब 1833 का टाइम था, तो उस टाइम पर क्या था कि जो चार्ल्स बेबेज हैं इनकी मुलाकात एडा लवलेस से हुई थी। और एडा लवलेस जो थी वो भी एक मैथमेटिशियन थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था एडा लवलेस के सामने कि ठीक है, इस तरह का इंजन जो है वो बनाने का सोच रहे हैं। तो एडा लवलेस जो थी, इन्होंने ही इसके लिए फिर इनके साथ जुड़ गई थी, और इसके लिए इन्होंने जो एल्गोरिदम लिखे थे। एल्गोरिदम क्या होते हैं, जो नियम। जैसे कि क्या है कि हम लोग इनपुट देंगे, तो इनपुट के बाद प्रोसेस होनी है और उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मिलना है। तो इस तरह के जो भी नियम है यही एल्गोरिदम है। सेम अगर एल्गोरिदम को हम लोग किसी और तरह से समझें, जैसे कि अगर हम सबसे आसान एग्जांपल लें, जैसे हम लोग सभी लोग घर पे चाय बनाते हैं, तो चाय के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को पानी रखना है, पानी के बाद उसमें दूध डालना है, फिर उसके बाद आप लोगों को उसमें चाय पत्ती डालनी है। तो इस तरह से जो इसके एक नियम है, तो ये नियम क्या होते हैं, यही एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो यही जो एल्गोरिदम थे वो एडा लवलेस ने ही लिखे थे एनालिटिकल इंजन के लिए। तो जब इन्होंने मतलब एल्गोरिदम लिखे, इसीलिए हम लोग एडा लवलेस को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग की माता या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, एडा लवलेस को। अब यही क्या था कि जो एनालिटिकल इंजन बना था वो लगभग 1837 के आसपास बना था। तो इसी जो एनालिटिकल इंजन था, इसी में जो एक मतलब विचार रखा गया था आईपीओ प्रोसेस का। इस तरह का जो आर्किटेक्चर जो है वो उसका एक विचार एक तरह से कहीं रखा गया था। तो क्या था कि इसी विचार के कारण मतलब इनके जो दो इंजन थे, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन, ये दोनों मतलब सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन क्या था कि यहाँ से आज के जो कंप्यूटर हैं इनकी आधारशिला जो है वो कहीं यहीं से रखी गई। इसी वजह से हम लोग चार्ल्स बेबेज जो है उनको कंप्यूटर का पिता जो है वो कह देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शंस पर आते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन था डिफरेंस इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम चार्ल्स बेबेज ने लिखा। एल्गोरिदम नहीं लिखा था, इन्होंने बनाया था। और कब बनाया था, 1822 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है एनालिटिकल इंजन का डिजाइन 1822 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। बोला नहीं, 1837 में। ठीक है। तीसरा है एडा लवलेस को एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। चौथा है एडा लवलेस को पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की प्रोग्रामर माना जाता है। अब क्या है, अगर वैसे आप लोग इसको देखेंगे तब आप लोगों को ये सही लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको प्रोग्रामर की जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामर पहला माना जाता है। लेकिन क्या था, वो एनालिटिकल इंजन की नहीं माना जाता है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है इसकी नहीं माना जाता है, उनको माना जाता है मैकेनिकल कंप्यूटर की। तो यही एक चीज आपको ध्यान देनी है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की नहीं थी, मैकेनिकल कंप्यूटर की प्रोग्रामर माना जाता है। यानी जो एनालिटिकल इंजन था वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं चलता था, वो एक यांत्रिक कंप्यूटर था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी अब हम लोगों को फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला विकल्प है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दबाव और लंबाई पर कार्य करते हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली यानी 0 1 पर आधारित होते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर पहले एनालॉग डाटा को मापते हैं फिर उसे डिजिटल रूप में प्रदर्शित करते हैं। चौथा है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग सामान्यतः बैंकिंग एवं व्यावसायिक लेखांकन में किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। यानी अब हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये कंप्यूटर होते क्या हैं। देखिए कंप्यूटर का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं
तो हम लोग कंप्यूटर को 3 भाग में बांटते हैं, यानी बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन टाइप एंड बेस्ड ऑन पर्पस। अब क्या हो गया, साइज के हिसाब से भी हम लोग कंप्यूटर जो है इसको 4 भाग में बांटते हैं। क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर, यहां पर हो जाता है मिनी कंप्यूटर, यहां पर क्या हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हो जाता है सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन टाइप जो है इसके हिसाब से हम लोग कंप्यूटर को 3 भाग में बांटते हैं, यानी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस इसके हिसाब से हम लोग कंप्यूटर जो है उसको 2 भाग में बांटते हैं, यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब आज हम लोगों को क्या समझना है, जो है बेस्ड ऑन टाइप, यानी टाइप के हिसाब से जो 3 कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये क्या होते हैं। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जिनमें लगातार जो भी वैल्यूज होती हैं, मतलब भौतिक मात्राएं जो हम लोग कर लें लगातार जो बदलती रहती हैं, उनको मापने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, यानी जो लगातार बदलने वाली भौतिक मात्राएं होती हैं, जैसे पारा हो गया, तापमान हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनको मापने के लिए हम लोग जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है। अगर हम लोग इसका सबसे आसान एग्जांपल समझे तो आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, जिसमें हम लोग टेम्परेचर जो है वो मापते हैं। वो किस में मापते हैं, जिसमें पारा लगा होता है, मतलब पारा जो होता है वो वाला थर्मामीटर जो है, तो वो क्या है, वो एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। और एनालॉग कंप्यूटर की एक चीज और होती है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, जो हम लोगों को मतलब मान मिलता है, या एक तरह से जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वो जो है नंबर्स में मिलता है। तो एनालॉग कंप्यूटर आप लोग समझ गए कि क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जो आज के टाइम पर हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे हमारा कोई भी पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, यानी जिसमें हम लोग बाइनरी का यूज करते हैं, 0 1, इसका जो यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाते हैं। थर्ड क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का मिश्रण है, यानी अगर हम लोग इधर लिखें हाइब्रिड, तो इसमें क्या है, एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी दोनों जो है वो आते हैं। अब अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझें तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। जैसे आप लोगों ने ईसीजी मशीन देखी है। अब ईसीजी मशीन क्या करती है, ये आप लोगों को पता है कि हमारी हार्ट बीट जो है उसको चेक करती है। किस तरह से, जैसे कि क्या है, देखिए हमारी हार्ट बीट लगातार बदल रही है। अब जब लगातार बदल रही है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एनालॉग कंप्यूटर में जो भी वैल्यूज लगातार, मतलब जो भी चीजें लगातार बदल रही हैं एक तरह से, उसको मापने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो हमारी हार्ट बीट जो लगातार बदल रही है तो उसको ये मापता है ईसीजी। और उसके बाद क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में चेंज करके हम लोगों को स्क्रीन पर, आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से लाइंस दिखा देता है। तो ये सबसे आसान तरीका है जो है हाइब्रिड कंप्यूटर उसको समझने का। अगर सेम हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझे, तो जैसे आप लोगों ने ब्लड प्रेशर वाली मशीन देखी है। अब उसमें क्या होता है, जैसी मशीन हमारे हाथ में लगाई जाती है तो हमारा ब्लड जो जिस स्पीड से सर्कुलेट हो रहा है उस हिसाब से उसको मापता है, यानी एनालॉग कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद क्या है कि हम लोगों को वो नंबर्स जो है वो शो कर देता है कि मतलब आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर वो कितना है। तो क्या है, इसने एनालॉग कंप्यूटर को, मतलब एनालॉग कंप्यूटर ने डिजिटल में वैल्यूज जो है वो चेंज की। सबसे आसान यही है। तो ये चीजें हो गई हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें यही कहा गया, एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, दबाव और लंबाई पर कार्य करता है, यानी सही हो गया। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली यानी 0 1 पर आधारित होते हैं, ये भी सही हो गया। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर, पहले एनालॉग डाटा को मापते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जैसे कि मैंने ईसीजी का एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या था कि जैसे हमारा हार्ट बीट जो चेंज हो रही है तो वो एक एनालॉग डाटा हो गया, उसको इसने मापा और उसके बाद फिर उसे डिजिटल रूप में प्रदर्शित कर देता है, यानी स्क्रीन जो है उस पर दिखा दिया है सारी चीजें। तो ये क्या होगा, उसको डिजिटल रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी ठीक हो गया।
चौथा है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग सामान्यतः बैंकिंग एवं व्यावसायिक लेखांकन में किया जाता है, तो ये गलत है। इनमें से अब देखिए क्या है, इसमें से कौन सा था, डी वाला सही था। अब इसके बाद का जो है, इसमें कौन सा कथन गलत है, यानी हम लोगों को फिर से बताना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का समयकाल 1942 से 1954 माना जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास काल 1955 से 1964 के बीच है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका समयकाल 1965 से 1974 निर्धारित किया गया है। और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो सामान्यतः 1975 से 1984 माना जाता है। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, यानी हम लोगों को बताना है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन थी उनमें से किसका टाइम पीरियड जो है वो अलग है। अब सबसे पहले तो हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन को समझते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लें जनरेशन होती क्या है, तो देखिए क्या था, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का आकार हो गया, उसके कार्य करने की क्षमता हो गई, इन सब चीजों में जब बदलाव आया तो वो जब जब बदलाव आता गया उसी को हम लोगों ने जनरेशन कह दिया। यानी पहले बड़े कंप्यूटर थे, उससे थोड़े छोटे कंप्यूटर आ गए, उससे फिर छोटे कंप्यूटर आ गए, फिर पर्सनल कंप्यूटर बन गए। इस तरह से जो बदलाव हुआ, या प्रोसेसर में जो बदलाव हुआ, या उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बदलाव हुआ, ये बदलाव जिस जिस तरह से होता गया तो उसी को हम लोगों ने जनरेशन में डिवाइड कर दिया है। अब इसी को हम लोग समझते हैं। तो देखिए कंप्यूटर जो है इसकी जनरेशन जो थी, तो ये कितनी थी, कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी। यानी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब अगर इसका हम लोगों को टाइम पीरियड याद रखना है तो क्या लगभग 10 साल के आसपास जो है वो इनका टाइम पीरियड रहा है। 10 साल के बाद इनमें परिवर्तन आ गया है। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, तो देखिए इसको आसान करने का यही एक तरीका है, लगभग हम लोग लास्ट में लिखेंगे 1954, फिर 10 बढ़ाएंगे यानी 1964, फिर 10 बढ़ाएंगे यानी 1974, 3 हो गई। अब इसके बाद पहला क्या है, 1942। अब एक चीज और है, जब पहली जनरेशन का टाइम पीरियड जो है वो किसी जगह पर हो सकता है आप लोगों को 1943 से मतलब 53 मिल जाए, या हो सकता है 1940 से 1955 तक मिल जाए। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी मिल जाता है तो आप लोगों का क्या है कि जब हम लोगों को एग्जाम आएगा यानी एग्जाम में, तो उसमें बहुत क्लोज रेंज के ऑप्शन नहीं होंगे। क्योंकि क्या था कि एक दिन में मतलब जो भी बदलाव हैं ये सारे बदलाव एक दिन में नहीं हो रहे हैं, ये बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इसका जो है एक अनुमानित टाइम पीरियड लिया गया है। तो जो 1942 से 54 है, इसी के आसपास इसका टाइम पीरियड था। तो ठीक है, इतना समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए 42 से 54 हो गया, तो इधर हम लोग को क्या लिखना है, 1955। 1955 से 64 हो गया, अब इधर हम लोग को क्या लिखना है, 1965। यानी 1965 से 1974 हो गया, यहां पर हम लोग को क्या लिखना है, 1975 से 1989। और पांचवी क्या थी, 1990 से अब तक। तब अब आप लोग समझ गए हैं कि क्या था टाइम पीरियड। अगर हम लोग चलिए एक बार फिर से इधर समझें तो हम लोगों को किस तरह से समझना है, 54, 64, 74 और यहाँ पर 89। अब क्या था यहाँ पर 42 से 54, फिर इधर क्या आ जाएगा 55 से 64, फिर इधर आ जाएगा 65 से 74, 75 से 89 और यहाँ पर क्या है 1990 से अब तक। तो ये तो हम लोगों ने टाइम पीरियड समझा। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि इसमें जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज किए गए थे वो क्या थे। तो देखिए इस तरह का भी आप लोगों ने कई बार क्वेश्चंस देखा होगा कि इस तरह से मैचिंग में आ जाता है कि देखिए कि मतलब पहली जनरेशन जो थी उसमें क्या यूज किया गया, दूसरी जनरेशन थी उसमें क्या यूज किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जो टेबल है हम लोगों को याद रखनी है। अब देखिए पहली जनरेशन जो थी इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी जो थी इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जो थी इसमें आईसी चिप का यूज किया गया। फोर्थ जो थी इसमें बीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जो थी उसमें यूएलएसआई का यूज किया गया। यानी ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लैंग्वेज कौन कौन सी यूज की गई है। तो लैंग्वेज क्या थी, पहली जनरेशन में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया।
इसके बाद सेकंड जो थी इसमें क्या था, असेंबली। थर्ड जो थी इसमें क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। फोर्थ जो थी इसमें क्या यूज किया गया है, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जैसे सी, सी प्लस प्लस, इस तरह से जो थी इनका यूज किया गया, एसक्यूएल वगैरह। पांचवी पीढ़ी जो थी इसमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो भी भाषाएं थी जैसे लिस्प हो गया, इसका यूज किया गया। अब अगर हम लोग एक चीज को इसको और आसानी से समझे, जैसे अगर कई बार हो सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाए क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा, देखिए क्या है, जैसे पहली पीढ़ी से हम लोग आगे तक जाते जाएंगे, मतलब पांचवी पीढ़ी तक, तब आप लोगों को एक चीज का याद रखना है, आकार जो है उसमें कमी आती जाएगी। यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जितना भी आकार था, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर तक आते उनका आकार बहुत कम हो गया है। यानी पहली पीढ़ी में जितना होगा, दूसरी पीढ़ी में उससे थोड़ा कम होगा, तीसरी में उससे कम होगा, और फिर यहाँ से धीरे धीरे बहुत कम हो गया, क्योंकि चौथी पीढ़ी तक आते आते हम लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर जो है उसको विकसित कर लिया था। ये चीजें हो गई। अब इसका आकार ज्यादा होता क्यों था, तो देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ से समझे, जैसे क्या था, वैक्यूम ट्यूब जो था, तो पहले के जो कंप्यूटर वगैरह बनते थे उसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगाने पड़ते थे, यानी एक एक कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे हैं। अब क्या था, वो वैक्यूम ट्यूब बहुत सारी हीट भी फेंकते थे, तो इनको ठंडा रखने के लिए एसी भी चलानी पड़ती थी। तो इस तरह से कंप्यूटर जो थे वो बहुत बड़े हो जाते थे, यानी एक एक रूम के बराबर कंप्यूटर आते थे। उसके बाद सेम था, ट्रांजिस्टर आया, तो साइज इसका थोड़ा कम हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही आईसी चिप आया, तो एक एक आईसी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, यानी तो इससे क्या था, एकदम से साइज जो है वो बहुत कम हो गया। यहाँ तक जो साइज था वो आईसी चिप से बहुत कम हो गया। यहीं पर जब बीएलएसआई आया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें क्या था, जैसे अगर हम लोग एक आसान भाषा में समझे, आईसी चिप में अगर 100 मतलब जो है लगे होते थे, तो बीएलएसआई में क्या था, 1000 यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर लगे होते थे, और यूएलएसआई में क्या था, लगभग 10,000 लगे होते थे। तो एक तरह से क्या, इस तरह से बढ़ते हुए गए। तो इसी वजह से क्या था, कंप्यूटर जो था उसके साइज में बहुत सारी कमी आ गई। सेम अगर हम लोग इधर समझे, इनकी लैंग्वेज को समझे, तो देखिए क्या था, मशीनी लैंग्वेज। अब आप लोग जानते हैं कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज ही समझता है, यानी जीरो वन जो है इसी को समझता है। लेकिन क्या था, अब मशीनी लैंग्वेज हम लोग नहीं समझते थे, तो उस टाइम पर मशीनी लैंग्वेज तो बन गई थी, लेकिन क्या था, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या था, असेंबली लैंग्वेज लाई गई। अब असेंबली लैंग्वेज जब आई, तो कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तो यहाँ पर क्या था, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता था। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद क्या थी, थर्ड जनरेशन जब आई, तब यहाँ पर कोबॉल, फोर्ट्रॉन जैसी जो लैंग्वेज थी ये भी आ गई थी। अब अगर हम लोग कहें, देखिए फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो थी ये कब आई थी, 1957 में बनी थी, ठीक है। और कोबॉल जो थी ये कब आई थी, 1959 में। अब क्या है सर, कोबॉल फोर्ट्रॉन जो आई थी, तो ये लगभग दूसरी पीढ़ी जो चल रही थी उसके आखिर में आ गई थी। तो लास्ट पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन जो थी उसके लास्ट में धीरे धीरे इसका शुरू हो गई थी। लेकिन थर्ड जनरेशन जो आई इसमें इसका अच्छे से प्रयोग होने लगा। चौथी जनरेशन जो आई, यहाँ पर सी, सी प्लस प्लस इनका यूज होने लगा, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है यहाँ पे लोगों को पता है डेनिस ऋषि ने 1972 में बनाई थी। तो लगभग क्या है, ये भी थर्ड जनरेशन के आसपास आ गई थी। तो क्या, फोर्थ जनरेशन में इसका अच्छे से यूज होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग लिस्ट यानी लिस्ट प्रोसेसिंग का प्रयोग करने लगे। तो इस तरह से जो भी कंप्यूटर की जनरेशन थी, हम लोगों ने सारी चीज को जो है वो समझ लिया है। तो हम लोग आगे आते हैं, यानी क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल 1942 से 54, सही है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास क्या था, 1955 से 1964 के बीच, ये भी ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल क्या था, 1965 से 1974 निर्धारित किया गया, ये भी सही है। चौथी पीढ़ी का क्या था, 1975 से 1989, और पांचवी का क्या था, 1990 से अब। तो इस तरह से हमारा चौथा विकल्प जो है भी गलत है और यही सही हो गया है। आगे आते हैं, अब देखिए यहां पर आ भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। यानी फोर्ट्रॉन का विकास जो है वो 1957 ईस्वी में जॉन बैक्स द्वारा किया गया। दूसरा विकल्प हमारा जो है वो है कोबॉल भाषा का विकास 1959 ईस्वी में ग्रेस हॉपर के योगदान से हुआ। थर्ड है सी भाषा का विकास 1972 ईस्वी में डेनिस रिची द्वारा किया गया। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है पाइथन भाषा का विकास 1985 ईस्वी में गाइडो वॉन रॉसम द्वारा किया गया।
फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी अब हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हम लोग एक एक करके जो भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोग इनको समझते हैं। देखिए जैसे एक थी फोरट्रॉन, एक हो गई कोबोल, इसके बाद कौन सी थी, सी पाइथन। अब देखिए हम लोग एक एक करके इनको जो है वो ट्रिक से समझते हैं। अब क्या है देखिए, जैसे ये जो स्पेलिंग है, एक सेकंड इसको हम लोग ठीक करते हैं, RAN फोरट्रॉन। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग इससे समझें, देखिए इसमें दो शब्द आ रहे हैं, मतलब ये हम लोग एक ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। जैसे आप देखिए एक है यहाँ पर फोर्ट, एक है यहाँ पर रन। अब क्या है, अगर फोर्ट पर हम लोग रन करेंगे तब आप लोगों को पता है हम लोग गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग रन करते हैं तो हमें एक बैकअप लेकर रन करना चाहिए। तो यहाँ पर बैकअप से क्या हो गया, बैक्स। अब क्या इस तरह से अगर आप लोग याद करेंगे तब आपको ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये चीज आप समझ गए कि फोरट्रॉन भाषा जो थी इसका विकास किसने किया है, तो जॉन बैक्स ने। अब दूसरी चीज आती है कि इन्होंने कब किया है, तो ये किया है 1957 में। अब आप इसको किस तरह से याद रखेंगे, अगर इसको भी हम लोग दूसरी तरह से लिंक करें, यहां पर है फोर्ट। अब अगर क्या है, अगर हम लोग इसको एक इतिहास की किसी घटना से जोड़ लें तब हमको एक बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। अब क्या है, आप लोगों को पता है एक घटना थी इतिहास की 1857 की क्रांति। यहां पर भी आप देखेंगे 57 है। तो आप लोगों को ये पता है कि अगर पूरा भारत जो है वो एकजुट होकर अंग्रेजों का, अगर हम लोग अंग्रेजों का सामना करते तो क्या है, हम लोग अंग्रेजों के किले पर यानी अंग्रेजों के फोर्ट पर चढ़ाई कर सकते थे। ये क्या है, एक आसान तरीका है याद करने का। अगर आप लोग इस तरह से याद करेंगे तब आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि जब भी आप लोग फोरट्रॉन देखेंगे तब आपको एक चीज तो याद आनी है कि फोर्ट पर रन करेंगे तो हम लोगों को एक बैकअप लेकर चलना है। और दूसरी चीज है, फोर्ट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक आप लोगों को याद आ जाएगी। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे कि 57 यानी 1957। दूसरी है कोबोल। अब कोबोल क्या थी, इससे भी अगर आप लोग देखेंगे जैसे कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इससे अगर आप लोग याद करेंगे तब आपको एकदम से याद आ जाएगी कोबाल्ट जो है इसको किसने की थी, हॉपर ने, यानी ग्रेस हॉपर। ठीक है, आप लोग ये कोबाल्ट समझ गए। अब ये कोबाल्ट कब हुई थी, तो ये कब हुई थी 1959 में। आप लोगों को इसके बाद याद रखनी है, या फिर अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से भी अगर याद करना चाहें, जैसे आप लोगों को पता है 1859 में एक नील विद्रोह हुआ था इतिहास में। ये दो बहुत प्रमुख घटनाएं हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग कोबाल्ट को पढ़ेंगे तो कोल जैसा आएगा, यानी कोल नील, इस तरह से आप लोग लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या है, इस तरह से जब आप एक सिक्वेंस में याद करेंगे, फोटोन के बाद कोबाल आई थी, तब आप लोगों को याद रहेगा कि 57 के बाद 59 वाली थी। अब थर्ड है सी। सी कब आई थी, 1972 में, डेनिस रिची, यानी डेनिस रिची जो थे उन्होंने सी भाषा का विकास किया था। अब अगर इसको भी आप लोग याद करेंगे तो जब भी आप डेनिस पढ़ेंगे तो अगर आप लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे, डेनिसी रिची, तो क्या है आप लोगों की, जैसे क्या है कि ना नॉर्मली अगर इस सी से आप लोग लिंक करेंगे तब आप जब भी सी पढ़ेंगे तो अगर इस तरह से आप इस सब मतलब इनके नाम को पढ़ेंगे तब आप लोगों की हमेशा याद रहने वाली है। फोर्थ क्या आती है, पाइथन भाषा। अब देखिए पाइथन भाषा कब आई थी, ये आई थी 1991 में। किसके द्वारा आई थी, तो गाइडो वॉन रॉसन, यानी पाइथन भाषा जो थी वो 1991 में गाइडो वॉन रॉसन जो थी इन्होंने बनाई थी। अब अगर इसको भी हम लोग लिंक करने की कोशिश करें तब आप लोगों को एक चीज पता है, जैसे क्या है, हम लोग सभी जानवर जो है उनको पाल लेते हैं, लेकिन एक आप लोगों को पता है हम लोग कभी सांप जो है उसको नहीं पालते हैं। क्यों, क्योंकि सांप को हम लोग गाइड नहीं कर सकते, बाकी जितने भी जानवर हैं हम उन सबको गाइड जो है वो कर सकते हैं। तो अगर पाइथन से आप लोग देखेंगे, पाइथन जो है इस तरह की एक सांप की प्रजाति होती है, तो इससे आप लोगों को याद आ जाएगी कि सांप को हम लोग कभी भी गाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, गाइडो, यानी गाइडो वॉन रोशन। तो इस तरह से चार जो लैंग्वेज थी इसको हम लोगों ने याद कर लिया। इसके साथ अगर हम लोग एक दो चीजों को और याद करें, जैसे देखिए जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट, अब देखिए जावा और जावा स्क्रिप्ट कब आई थी, तो देखिए दोनों जो है वो 1995 में आई थी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जावा जो है इसको किसने बनाया था,
तो इसको बनाया था जेम्स गॉसलिंग ने। और जावा स्क्रिप्ट जो है इसको किसने बनाया था, तो ब्रेंडन ईच ने। ब्रेंडन ईच ने। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट को भी ट्रिक से याद करने की कोशिश करें तो किसने किया, तो जैसे इसके आप नाम से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब स्क्रिप्ट देखकर हम लोगों को क्या याद आता है, जैसे मूवी वगैरह की स्क्रिप्ट। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोगों के पास मूवी की स्क्रिप्ट भी हो तब भी हम लोग क्या है मूवी उस पर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिच होना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है मूवी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूवी बना सकते हैं। तो आप लोगों को स्क्रिप्ट से मूवी स्क्रिप्ट याद आएगी और यहाँ से आप लोगों को याद आ जाएगा रिच यानी ईच। तो ब्रेंडन ईच जो है उन्होंने जावा स्क्रिप्ट जो है वो बनाई थी, और जावा जो है वो जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी। दोनों लैंग्वेज जो है वो 1995 में आई थी। ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो देखिए फोर्टॉन थी, यहाँ पर आप फोर्ट से याद कर लेंगे 57, और क्या है बैकअप। दोनों चीजें आप लोग याद करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगी। दूसरी है कोबोल। कोबोल क्या थी, तो इसके बाद वाली घटना पर आई थी यानी 59 हो जाएगा। और कोबाल्ट कॉपर इस तरह से, तो ग्रे कॉपर। तो ये भी ठीक हो गए, दोनों ठीक हो गए। तीसरा है सी। सी भाषा का विकास 1972 में डेनिसी रिची द्वारा किया गया था। अगर इस तरह से आप करेंगे तो तीनों ठीक हो गए। चौथा है पाइथन। पाइथन भाषा का विकास गाइडो वॉन रोशम द्वारा किया गया। ये चीज तो सही है, लेकिन इनका विकास कब किया था इन्होंने, 1991 में। तो इसलिए ये विकल्प जो है वो गलत हो जाता है। तो अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे तो डी वाला जो है वो सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, आगे आते हैं अब हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए ज्यादा लिए हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो है उनको समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए 4 ऑप्शंस लिए हैं तो इनमें से सिर्फ एक गलत है, 3 जो है वो सही है। तो इससे हम लोग एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो है उनको आसानी से समझ लेंगे। तो अब क्या देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण हॉवर्ड एच आइकिन के निर्देशन में आईबीएम के सहयोग से किया गया। ठीक है। दूसरा है एडबैक पहला कार्यशील यानी ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर था। थर्ड है एडसेक का विकास मॉरिस बिल्कस द्वारा किया गया। चौथा है एबीसी यानी एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर को पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तो है मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर, तो देखिए जब भी हम लोगों को याद हो कि कंप्यूटर किसने बनाया है तब आप लोगों को क्या याद रखना है, इसके नाम से ही याद रखना है। जैसे आप मार्क आगे देखेंगे 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है, आई है। तो आई से आपको याद आ जाएगा आई के। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा मार्क 1 कंप्यूटर किसने बनाया है, हॉवर्ड एच आइकेन ने। अब देखिए क्या था, इन्होंने लगभग 1937 के आसपास मार्क 1 कंप्यूटर जो है इसकी एक तरह से नींव रख दी थी, इसको बनाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो फाइनल हुआ है वो 1944 के आसपास आईबीएम यानी 1944 के आसपास जो है वो आईबीएम के जो इंजीनियर्स थे यहाँ से इन्हें यानी क्या फाइनल अप्रूवल जो है वो मिल गया। तो मार्क 1 कंप्यूटर जो है वो 1937 से 1944 के आसपास बना था और उसमें क्या है आईबीएम ने भी सहयोग किया था। ये चीज हो गई। तो ये पहला विकल्प तो हमारा ठीक हो जाता है। दूसरा आता है एडबैक पहला कार्यशील यानी ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर था। तो देखिए क्या है, ये कथन हमारा है गलत। कैसे हम लोग इसको समझते हैं, तो देखिए क्या है, चलिए एक नया पेज लेते हैं। देखिए यहां पर 2 आ जाते हैं, एक आता है एडबैक और एक आता है एडसेक। अब दोनों क्या थे, देखिए एडबैक कंप्यूटर जो था उसने क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो था इसका आर्किटेक्चर रखा था वो एडबैक ने रखा यानी संग्रहित प्रोग्राम आर्किटेक्चर। संग्रहित मतलब संग्रहित प्रोग्राम का जो आर्किटेक्चर रखा वो एडबैक ने रखा। यानी अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो एडबैक कंप्यूटर जो था इसने बताया था या एडबैक कंप्यूटर के द्वारा बताया गया था कि हम लोग एक ऐसा कंप्यूटर भी बना सकते हैं जो प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर कर सकता है। तो इसका सिर्फ जो है आर्किटेक्चर रखा गया था, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो किस पे हुआ था, एडसेक कंप्यूटर पर।
यानी एडसेक कंप्यूटर था, उसने पहली बार इसको लागू किया था, यानी उसने इस तरह से किया कि प्रोग्राम जो था उसको मेमोरी में स्टोर करके भी दिया था। तो यही दोनों चीजें हो जाती हैं। तो संग्रहित प्रोग्राम का जो आर्किटेक्चर है वो एडबैक ने रखा, एडसेक ने क्या किया, इसको लागू किया, यानी ऑपरेशनल जो था, ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कॉन्सेप्ट जो था एक तरह से कहें वो जो था एडसेक कंप्यूटर में था। अब देखिए दोनों को हम लोग ये समझते हैं एडबैक और एडसेक क्या था। अगर इसको कब आया तो एक चीज और भी आ जाती है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का आर्किटेक्चर किसने रखा था या किसने दिया था, तो ये वॉन न्यूमैन ने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन है। अगर इसको भी आप लोगों को याद रखना है तो आप लोग इस नाम से भी याद रख सकते हैं, जैसे एडबैक है इसमें बी से आप लोग याद रखेंगे वॉन न्यूमैन। अब ये भी एक चीज आ जाती है कि एडबैक जो है उसको किसने बनाया है, तो देखिए इसको जेपी एकर्ट, जॉन मोचली, इन दोनों लोगों ने बनाया। और इसमें जो संग्रहित प्रोग्राम का आर्किटेक्चर था इसको रखने में सबसे अहम भूमिका जो है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दी। तो इन तीनों का नाम जो है वो इसमें आ जाता है। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद आता है एडसेक, यानी एडसेक कंप्यूटर किसने दिया, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडसेक। अगर इनके लास्ट के हम लोग तीन को उल्टा करें CAS तो क्या है, मॉरिस बिल्कस, यानी अगर हम लोग इसको पढ़े तो कस टाइप का आ जाता है इस तरह से। तो ये किसने दिया था, मॉरिस बिल्कस ने। आप लोग ये समझ गए हैं कि एडसेक किसने दिया है, मॉरिस बिल्कस ने। तो दोनों चीजें हम लोगों को समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन, एडबैक पहला कार्यशील यानी ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर था, तो ये कौन सा था, एडसेक। तीसरा है एडसेक का विकास मॉरिस बिल्कस ने किया। मैं आप लोगों को बता ही चुका था CAS को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक कस टाइप का एक तरह से साउंड देता है, तो यहीं से आप लोगों को याद रहेगा मॉरिस बिल्कस द्वारा दिया गया। चौथा है ABC कंप्यूटर यानी एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर को पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। अगर हम लोग इसको भी याद करें, जैसे आप लोग देखें क्या है ABC, अगर इसको हम लोगों को याद करना है तो जैसे एक तो आप लोगों को पता है इनके नाम से कि एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इसको हम लोग एटनसॉफ्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो है कि एटनसॉफ्ट ने ही दिया था। लेकिन क्या है एटनसॉफ्ट का भी नाम कुछ कई बार इस तरह से दे देता है कि जॉन विंसेंट एटनसॉफ्ट, या हो सकता है वहां पर उन्होंने एटनसॉफ्ट ना दिया और पूछ दिया कि ABC कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया, और इस तरह से दे दिया विंसेंट, जॉन विंसेंट। तब आप लोगों को इसको किस तरह से याद रखना है, बी से आप लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा पिन, और सी से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सीट। तो आप लोगों को समझ आ गया कि ABC कंप्यूटर किसने दिया, जॉन विंसेंट ने। अब एक और आता है कि ABC कंप्यूटर जो है वो क्या था, तो देखिए हम लोग जैसे लिखेंगे ABC, इसके बाद D और E लिख देंगे। अब इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, D से हो जाएगा डिजिटल, C से हो जाएगा कंप्यूटर। तो यानी ABC क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो आप लोगों को याद रहने वाला है। देखिए यहीं पर देखते हैं, इसमें ये कहा गया था कि ABC एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर जो है वो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। आगे आते हैं, इसमें क्या था, डी वाला जो है वो नहीं, बी वाला गलत था। अब देखिए यहां पर आ जाता है कि मैचिंग वाला, यानी 5 हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं और आगे पूछा गया है कि कौन से कंप्यूटर जो है इनसे हम लोगों को मैच करना है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आता है पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर, नहीं सॉरी, पहला है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ABCDE यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो गया, तो ये हो गया ABC। दूसरा है यहाँ पर देखिए पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर, यानी प्रोग्राम संग्रहित जो डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन सा है, तो ये कौन सा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था एडसेक, यानी पहला ऑपरेशनल जो था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, तो वो कौन सा था, एडसेक था। ये हो गया। थर्ड आता है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। अब पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो है यूनिवैक 1। ये कब आया था, 1951 में। किसने दिया था, तो जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। अब देखिए अगर आप लोग इसको याद करेंगे यूनिवैक 1 क्या था, इससे पहले के जितने भी कंप्यूटर बन रहे थे तो वो सारे वैज्ञानिक एक तरह से कि अपनी लैब में ही यूज कर रहे थे, या एक तरह से अपने मतलब लैब में, या किसी ने कोई कंप्यूटर रखा तो सिर्फ एक क्या था, उसको व्यापार के लिए कभी कोई यूज नहीं किया गया।
लेकिन पहला कंप्यूटर जो था वो यूनिवैक 1 जो था वो व्यापार के लिए यूज किया गया, यानी पहली बार मार्केट में एक तरह से कहें आसान शब्दों में कोई कंप्यूटर बेचा गया तो वो यूनिवैक 1 था। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, तो ये कौन सा है, मार्क 1। और इसके बाद एक आ जाता है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, तो ये क्या है, पास्कलाइन। पास्कलाइन को किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। एडसैक को किसने बनाया था, बिल्कस ने, मॉरिस बिल्कस। एबीसी को किसने बनाया था, विंसेंट एटनसॉफ ने, ठीक है, विंसेंट एटनसॉफ। अब देखिए ये किसी तरह का क्वेश्चन और आ जाता है, यानी पहला एक तरह से मैकेनिकल कैलकुलेटर था, वो था पास्कलाइन। लेकिन अगर यही आ जाए पहला मैकेनिकल कंप्यूटर या पहला यांत्रिक कंप्यूटर, तो ये कौन सा है, एनालिटिकल इंजन, जो कब आया था, 1937 में। ये चीजें हो गई। अब क्या इसका ऑप्शन रखना मैं भूल गया था, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि पहले का कौन सा था दूसरा, दूसरे का कौन सा था पहला, थर्ड का कौन सा था फोर्थ, और फोर्थ का कौन सा था फिफ्थ, और फिफ्थ का कौन सा है थर्ड, यानी 2 1 4 5 3। इसी तरह से आप लोग इसको मिला लेंगे। अब हम लोगों को ये बताना है कि जो कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। यानी देखिए पहला है पहले ही जनरेशन, इसमें क्या यूज किया गया था, दूसरी जनरेशन इसमें क्या यूज किया गया था, तीसरी जनरेशन इसमें क्या यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन इसमें क्या यूज किया गया था। और अगर सारे मैचिंग ठीक है तो फिर ऑप्शन मतलब फिफ्थ ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को यही चेक करना है, तो देखिए चेक करते हैं। क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पहली में क्या थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में क्या थे, ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या थे, आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में क्या थी, बीएलएसआई, फिफ्थ में क्या थे, यूएलएसआई। आप इसके नाम से ही याद रखेंगे, मतलब पहले वेरी लार्ज आएगा उसके बाद ही अल्ट्रा आएगा, तो इस तरह से। तो क्या था, पहले में था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में था ट्रांजिस्टर, थर्ड में थे आईसी चिप, फोर्थ में थे बीएलएसआई और फिफ्थ में थे यूएलएसआई। तो देखिए क्या था, पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, लेकिन फोर्थ जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर यूएलएसआई दिया गया था, ये था फिफ्थ में, और फोर्थ में क्या था, बीएलएसआई। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर आता है कथन, यानी एडा लवलेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की माता कहा जाता है। कारण क्या है, उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम जो है वो तैयार किया था। तो देखिए कथन क्या है, पहला ऑप्शन है इसका, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या है, कथन और कारण दोनों सही है पर कारण जो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन जो है वो सही है, कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है, कारण सही है। इनमें से हम लोगों को बताना है क्या सही है और क्या गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए आप लोगों को मैंने भी बताया था कि एडा लवलेस जो थी उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए जो 1937 में बना था, इसके लिए क्या था, एल्गोरिदम दिए थे। यानी एक तरह से कहें प्रोग्रामिंग जो की थी वो इन्होंने ही की थी। जब इन्होंने ये किया था, इसी वजह से हम लोग इनको क्या कह देते हैं, कंप्यूटर की माता या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग या मदर ऑफ कंप्यूटर, इस तरह से हम लोग इनको बोल देते हैं। तो यही कहा गया, कथन में कहा गया है कि एडा लवलेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की माता कहा जाता है, यानी सही है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम तैयार किया था। तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आता है कि कौन सा कथन गलत है। अब हम लोगों को फिर बताना है। तो यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है इसकी शुरुआत एनआईआईटी द्वारा की गई। कब की गई है, तो यानी पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया। सेकंड ऑप्शन है हमारा। थर्ड है कंप्यूटर लिटरेसी डे का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। फोर्थ है कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कोई नहीं। यानी अब हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए, पहला है कंप्यूटर लिटरेसी डे। अगर हम लोग यही समझे कंप्यूटर लिटरेसी डे है तो इसकी शुरुआत क्यों की गई, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को डिजिटल साक्षरता देनी है, यानी लोगों को जागरूक करना है कि उनको किस तरह से डिजिटली, मतलब कि किस तरह से कंप्यूटर यूज करना है, जिससे क्या है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गए या अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सबको वो आसानी से कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया बनने की वो पूरी तरह से अग्रसर है। तो इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है इसकी शुरुआत बहुत पहले ही की जा चुकी है। अब ये कब की गई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो 2001 में की गई थी। किसने की थी? NIIT द्वारा की गई थी। अब NIIT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज आप लोग समझ गए क्या हो गया। अब क्या है, ये मनाया कब जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे की शुरुआत NIIT द्वारा की गई, सही है। कंप्यूटर लिटरेसी डे पहली बार भारत में वर्ष 2001 में मनाया गया, ठीक है। अब ये भी एक चीज है कि जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है ये जब भी विश्व में मनाया गया तो पहली बार भारत द्वारा ही मनाया गया था, 2001 में। कंप्यूटर लिटरेसी डे का उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है, यानी लोगों को डिजिटली साक्षर करना है। कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, नहीं 2 दिसंबर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा और बाकी जो है ये गलत। ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है, यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें हैं कि इनको मतलब कि किसका आविष्कार किसने किया है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर दिया गया है ईमेल एवं @ चिन्ह के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? रे टॉमिल्सन को। दूसरा कथन जो है वो क्या कहता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका विकास किसने किया? टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। तीसरा है माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया। चौथा है क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए क्या है, ये डायरेक्ट फैक्ट है तो इनको हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे ईमेल एवं @ चिन्ह जो है इसके विकास का श्रेय रे टॉमिल्सन को दिया जाता है, ये कथन पूरी तरह से सही है। अब ये क्या है, जब हम लोग ईमेल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पर हम इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे था ईमेल का, क्या यूज है, कैसे नहीं, सारी चीजें CC BCC ये सारी चीजें क्या होती है, यानी कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। दूसरा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। कब किया गया? 1989-90 में। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया, ये भी ठीक है। चौथा है क्वार्टी कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड आज के टाइम पर हम लोग जो यूज करते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अजार्टी क्वार्टी करके। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो क्वार्टी कीबोर्ड है। इनका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार किया है क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने। ठीक है, तो यहां पर दिया गया चार्ल्स बेबेज, ये गलत हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। अब देखिए यहां पर आता है, फिर से हम लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला है मिप्स का पूर्ण रूप मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। दूसरा है सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। तीसरा कथन है कंप्यूटर की प्रोसेसर गति हर्ट्ज में मापी जाती है। चौथा है कंप्यूटर 1 सेकंड में केवल एक ही निर्देश को निष्पादित कर सकता है। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया मिप्स का पूर्ण रूप, यानी मिप्स जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये भी एक चीज है, कंप्यूटर की गति किसमें हम लोग मापते हैं? तो ये मिप्स में ही मापते हैं, ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है। सेकंड है सुपर कंप्यूटर की गति क्या है? फ्लॉप्स में मापी जाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। देखिए FLOPS यहां पर हो जाएगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। और क्या है यहाँ पर थर्ड जो दिया गया है, कंप्यूटर की प्रोसेसर गति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर आ जाए कि सिर्फ की कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं तो हम लोग मिप्स में मापते हैं।
अगर यहाँ पर आ जाए कि कंप्यूटर की प्रोसेसर गति किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापी जाती है। ये दोनों कथन जो है पूरी तरह से सही है। और चौथा क्या है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में केवल एक ही निर्देश यानी एक ही इंस्ट्रक्शन को मतलब निष्पादित कर सकता है, तो ये कथन गलत है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग आसान भाषा में कहें, कंप्यूटर को जब हम लोग इनपुट देते हैं और वो जब प्रोसेस करता है तो क्या है, वो 1 सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको क्या है एग्जीक्यूट कर सकता है, अगर आसान भाषा में कहें। तो देखिए अब इसका क्या है, जैसे कंप्यूटर जो है अगर उसका 1 मिलियन मतलब 1 MIPS उसकी स्पीड है, तो वो 1 सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कर सकता है प्रोसेस। किस तरह से, जैसे हम लोगों ने कोई भी इनपुट दिया 2+3, अभी हम लोगों ने दिया है, तो अगर हम लोग और इसको अच्छे से डिटेल में समझें तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर इसको किस तरह से मतलब इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, जैसे उसको पता है कि ठीक है एक 2 को कहाँ से उठाना है, 3 को कहाँ से उठाना है, इसको ऐड करना है, फिर उसके बाद क्या है इसका आउटपुट देना है, या इसको स्टोर करना है, ये सारी चीजें हैं। तो स्टोर, तो इस तरह से क्या है कंप्यूटर क्या है यही इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। तो यही जो कंप्यूटर की गति जो है वो इसको मिप्स में मापते हैं। ये चीजें समझ आ गई, तो यही चीजें हैं, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अब अगला कथन है कि इनमें से फिर कौन सा कथन गलत है, तो हम लोगों को फिर बताना है कि जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए है, विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर मिक्राल था। दूसरा है, मिक्राल का विकास 1973 ईस्वी में R2E कंपनी द्वारा किया गया। तीसरा है, पहले लैपटॉप का नाम ओसबॉर्न 1 था। चौथा है, ओसबॉर्न 1 का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। अब हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब जो चीज है वो सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए हम लोग एक समझते हैं, यहाँ पर विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर मिक्राल था, तो ये गलत है। यही कथन कैसे हम लोग इसको समझते हैं, देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। पहला है कि पहला पर्सनल कंप्यूटर, तो पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था केनबैग 1। केनबैग 1 कब आया था, 1971 में। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पहला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी पहला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो था पर्सनल कंप्यूटर वो कौन था, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कंप्यूटर था वो था मिक्राल। ये कब बना था, 1972-73 में। अब अगर आप लोग एक चीज समझेंगे, जैसे थर्ड जनरेशन जब चल रही थी तब आपको पता है आईसी चिप का विकास हो गया था। अब थर्ड जनरेशन कब आई थी, तो देखिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आपको किस तरह से याद रखना है, 54, 64, 74। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन क्या थी, यहाँ पर अगर हम लोग को 55 से 64 और 65 से 74, यानी इसी के बीच में। तो आप लोगों को पता है जब थर्ड जनरेशन चल रही थी तो आईसी चिप का विकास हुआ, और आईसी चिप के विकास से क्या हुआ, कंप्यूटर जो थे वो एकदम स्मॉल बनने लगे, यानी कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए। तो यहीं से जो है कि मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो है वो उसकी आधारशिला एक तरह से कहीं यहीं से रखी गई। तो ये चीज आपको इस तरह से समझ आ जाएगी, इसीलिए डेट जो है 71, 72, 73 इसके आसपास है, क्योंकि हम लोग थर्ड जनरेशन के आसपास थे। अब एक चीज और है, यहाँ पर जब हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का जिक्र किया तो हम लोग एक चीज समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो इंटेल 4004 जो है ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। और इसको बनाया किसने था, टेड हॉप ने बनाया था 1971 में। यानी 1971 में जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर बना उसके बाद क्या था, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर जो है वो उसके अगले ही साल 72-73 में बन गया था। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पर्सनल कंप्यूटर मिक्राल था, ये गलत हो गया। दूसरा है, मिक्राल का विकास 1973 ईस्वी में R2E कंपनी द्वारा किया गया, तो ठीक है 1972-73 इसी के लगभग किया गया था। तीसरा है, पहले लैपटॉप का नाम ओसबॉर्न 1 था, ये भी कथन ठीक है। और चौथा है, ओसबॉर्न 1 का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, तो ये कथन भी गलत है, यानी इसमें दो कथन जो है वो गलत है। किस तरह से, आप लोग देख सकते हैं इनके नाम में ही लिखा है ओसबॉर्न, तो जो है ओसबॉर्न 1 बनाया था वो किसने बनाया था, एडम ओसबॉर्न ने। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, पहला अगर इस तरह से भी आ जाए पहला लैपटॉप किसने बनाया था, तो एडम ओसबॉर्न ने, उसका नाम क्या था, ओसबॉर्न 1 था। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी कौन से दो कथन गलत थे।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनालिटिकल इंजन के संदर्भ में सही है। तो देखिए हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा है इसमें केवल गणितीय गणनाएं संभव थी। इसमें प्रोग्राम इनपुट मतलब प्रोग्राम इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की अवधारणा निहित थी। यह स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पर आधारित था। तो देखिए क्या है, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एबीसी। दूसरा है इसमें केवल गणितीय गणनाएं संभव थी, नहीं। इसमें प्रोग्राम इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की अवधारणा निहित थी। ये ठीक है, मैं आप लोगों को बता ही चुका था। आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की जो अवधारणा है, इसका विकास जो था या इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो एनालिटिकल इंजन से ही मानी जाती है। इसके बाद है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पर आधारित था। तो यानी स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पर आधारित कौन कौन से थे, एक तो एडबैक में बताया गया था कि हम लोग स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो एक तरह से कहें वो दिया गया था, वो एडबैक कंप्यूटर में दिया गया था। और इसको पहली बार फॉलो किसने किया था, तो एडसैक ने किया था। अब देखिए इसके बाद अगला जो आता है, एक सेकंड, क्या था इसका, था सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइब्रिड कंप्यूटर के संदर्भ में सही है। ये हम लोग चीज जो है मतलब या इस क्वेश्चन हाइब्रिड कंप्यूटर को पहले ही समझ चुके हैं। तो अब हम लोगों को ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन है यह केवल डिजिटल संकेतों पर कार्य करता है। सेकेंड है एनालॉग डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में होता है। चौथा क्या है, इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं होता। अब हम लोगों को यही बताना है कि ये कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए क्या है, अगर हम लोग इनमें से देखें सही कौन सा है, ये केवल डिजिटल संकेतों पर कार्य करता है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण था। ठीक है, यह एनालॉग डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, ये पूरी तरह से सही है। ये क्या करता है, एनालॉग डाटा, हम लोग जो एनालॉग डाटा है उसको प्रोसेस करके डिजिटल रूप में परिवर्तित करके हम लोगों को दे देता है। यही काम होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया जाता है, नहीं। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं होता, गलत होता है। इसका क्या था, बी। अब देखिए आज की क्लास तो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम लोग और इसी तरह से बहुत डिटेल में समझने वाले हैं।